गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जज्बा फिर उभर आएगा। जी हां, ये मनोबल और साहस बढ़ाने वाली कविता बच्चन साहब ने लॉकडाउन के दौरान गाई थी। इस समय कोरोना संक्रमण फिर एक बार घूम कर आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या, इसको लेकर मचा बवाल है, तो हम लेकर आए हैं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस के बाद सख्ती इस वक्त की बड़ी खबर। नागपुर के बाद अकोला में भी संपूर्ण लॉकडाउन। अकोला में 15 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन। पुणे, औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। पुणे में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। पनवेल में आज रात से नाइट कर्फ्यू। 22 मार्च तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। स्कूल कॉलेज भी 22 मार्च तक रहेंगे बंद। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन को लेकर लगातार सरकार सख्त है। इस वक्त की बड़ी खबर। शहर में कोरोना की जो इन्फेक्शन की प्रमाण बढ़ रही है, उसके लिए शहर में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाई गई है। एसेंशियल सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स, मेडिसिन शॉप्स, स्टैंड अलोन ग्रोसरी शॉप्स या फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाने वाले लोग, इनके अलावा बाकी सभी प्रकार की एक्टिविटी शहर में बंद की गई है। पुलिस की करीब 3000 पर्सनल्स ड्यूटी पे डिप्लॉय किए गए हैं और पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट लॉकडाउन के नियमों की जाएगी। हमें लोगों से आह्वान है कि कृपया करके वो लॉकडाउन के नियमों का वॉलंटरली कंप्लायंस करें। अगर उल्लंघन होगा तो पुलिस द्वारा बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद में नाईट कर्फ्यू। सर्वांनी आपली दुकानं बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाऊन सुरू झालेला आहे। पिछले साल फरवरी मार्च में ये तस्वीरें पूरे देश में आम थीं, लेकिन एक साल बाद भी कोरोना का खौफ थमा नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना ने पहले की तरह ही एक बार फिर से तेजी से पैर पसारे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाने को मजबूर होना पड़ा। औरंगाबाद में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो अत्यावश्यक जरूरी सेवाएं हैं, जैसा वो तो मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, फ्रूट के गाड़ी, भाजीपाला, तरकारी, पेट्रोल पंप, वो तो पानी, दूध डेयरी, ये जो है ना, ये चालू रहेंगे। नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन। नागपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। एक साल बाद फिर मार्च 2020 का ही मंजर है। सड़कें सुनसान हैं, बाजार बंद हैं, गलियां सूनी हैं, गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं। सड़कों पर हूटर बजाती सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। सख्ती इतनी है कि खौफ से लोग घरों में कैद हो गए हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि भाई ये 7 दिन लॉकडाउन करके बहुत ज्यादा अपने को अचीव होने वाला नहीं। उससे अच्छा बाकी लोगों में डिसिप्लिन इनकलकेट करें, मास्क का पहनना बहुत जरूरी कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उसमें आप पेनल्टी लीजिए, उसमें आप फाइन लीजिए। लॉकडाउन का जो रास्ता निकाला है वो अप्लीकेबल नहीं कर सकते। बाहर आप इलेक्शंस की रैलियाज हो रही है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ वो नहीं रोकते आप, वहाँ पे तो प्रिकॉशंस भी नहीं लेते। लॉकडाउन ऐसा है नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ जाएंगी और फिर हम भूखे रोड पे आएंगे। महाराष्ट्र और मुंबई में बढ़ते कोरोना केस ने पूरे देश की हवाइयां उड़ा दी हैं, लेकिन मुंबई में बीएमसी का अलग ही तर्क है। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि केस इसलिए बढ़े हैं क्योंकि जांच बढ़ा दी गई है। लेकिन परिस्थिति हमारे नियंत्रण में है। वो बढ़ाव का अलग अलग कारण है, जैसे टेस्टिंग पहले हम 15,000 16,000 करते थे, आज 22,000 23,000 24,000 पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। बहुत से क्षेत्र खुले हो चुके हैं, लोगों का मेल मिलाप है, शादी ब्याह में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। जाहिर है तस्वीरें और आंकड़े दोनों खौफनाक हैं। सरकारें संपूर्ण लॉकडाउन लगा रही हैं, लेकिन इसका संपूर्ण इलाज कैसे होगा ये किसी को पता नहीं।
दिल्ली से अभ्यास खान और स्वाति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, लेकिन ये आपके साथ के बगैर नहीं गुजर सकता। सतर्कता जरूरी है। और आप नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को सुन रहे थे। सख्ती का मतलब यह है कि अब वहां पर अगर कोई लॉकडाउन तोड़ेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। पंजाब में स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। प्री नर्सरी से 9वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रखे गए। शिक्षक पहले की तरह स्कूल आते रहेंगे। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जारी रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, फिर एक बार कोरोना लौट कर घूम कर आ रहा है, डराने आ रहा है, लेकिन इसको हमें कुचलना है। और वह हम तभी कर सकते हैं जब हम इसका सख्ती से खुद पर स्वयं नियमन हम पालन करें कि हमें मास्क लगाना है और उसके साथ साथ 2 गज की दूरी भी। आइए चलते हैं अपने देश के सवाल की ओर, जहां पर हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है। पैनल में डॉक्टर्स, जी हां, वो डॉक्टर जिन्होंने कोरोना काल के दौरान कोरोना आखिर किस तरह से इसको भगाना है, इससे डरना नहीं है, इसको डराना है और इसमें सख्ती कैसे बरतनी है, ऐसे लगातार कोरोना काल में अपनी राय देते रहे ऐसे डॉक्टर रवि मलिक, जो कि आईएमए के पूर्व सचिव हैं, हमारे साथ है। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी। बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता हैं और जिस राज्य को लेकर सबसे ज्यादा हाहाकार कोरोना ने मचा रखा है, महाराष्ट्र से आप आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता। जी हां, डॉक्टर डी.के. गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स अस्पताल। लगातार कोरोना काल में लोगों की सेवा में आप भी लगे रहे, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ किशोर तिवारी। जी हां, किशोर जी विदर्भ इलाके से आते हैं और विदर्भ के सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा जो जिले हैं विदर्भ के, वो इस समय कोरोना की चपेट में हैं। आप सभी का स्वागत है। सियासी मेहमानों के पास मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं दर्शकों को यह बता दूं, आने वाले 40 मिनट तक लगातार आप ये कार्यक्रम देखें। टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू जरूर हुआ है, लेकिन इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है, आखिर ये कोरोना संक्रमण कैसे लौट रहा है और इसके क्या बचाव होंगे, बताएंगे हमारे पैनल पर मौजूद वो मशहूर डॉक्टर रवि मलिक। डॉक्टर साहब, क्या लॉकडाउन से भागेगा कोरोना? देखिए, लॉकडाउन कभी भी विकल्प नहीं है किसी चीज का, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि लॉकडाउन आने की स्थिति हो सकती है। आप देखिए, इतने साधन संपन्न देश है मनीष जी, जैसे यूके है, यूएसए है। जब यूके में लॉकडाउन लगाना पड़ गया तो हमारे देश में तो ऐसी कोई स्पेशल चीज नहीं है, हम तो बल्कि डेवलपिंग नेशन है और हमारा भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। तो लॉकडाउन जब यूके में लग गया तो हमारे इधर भी लग सकता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमें बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 9 जुलाई 2020 में 26,000 केस हमारे इधर होते थे। आज 12 मार्च को 2021 में भी 26,000 केस हो रहे हैं। तो हमें किसी भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि जी अब हमने इस बीमारी के ऊपर विजय पा लिया। दूसरा एक फैक्ट और बताऊंगा कि ये जो पैंडेमिक है ये वेव्स में आता है। पिछली बार भी स्पेनिश फ्लू जो है वेव्स में आया था, एक वेव आई, दूसरी आई, तीसरी आई, लोग खुश हो जाते थे। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि 86% केसेस हुए हैं। उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका और केरला है। अब आज महाराष्ट्र की भी बात करें तो 13,000 केस जो है पिछले 24 घंटे में हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है और 54 लोगों की मौत हो गई है। अब हमारे को मौत के लिए 0 टॉलरेंस रखनी बड़ी जरूरी है। मौत एक भी नहीं होनी चाहिए, हमें उस वे से चलना जरूरी है। केरल में भी 14 मौतें हो गई हैं, पंजाब में भी 17 मौतें हो गई हैं और दिल्ली में भी अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते में 2257 केसेस हुए हैं। तो थोड़े थोड़े करके केसेस बढ़ रहे हैं और अगर हम इसी तरह से चलते रहे, हमारा जमावड़ा चलता रहा, हमने अपने मास्क वगैरह लगाने को छोड़ दिया या हाथों की हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखा या सोशल गैदरिंग्स को या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया,
तो संभवतः हम लोग भी जो हैं लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाएंगे और उसके बाद में उसके दुष्परिणाम काफी होंगे इकोनॉमी के ऊपर भी और लोगों की हेल्थ के ऊपर भी। हम लोगों ने सबने अपने परिजनों को खोया है, 1.5 लाख मृत्यु हुई है देश में। अब हमें जाग जाना चाहिए। मैं सोचता हूं कहीं ना कहीं मोमेंटम कम हो गया है मास्क लगाने का, उसकी प्रिवेंशन का, बीमारी से लड़ने का। हमें फिर से वही स्किल के साथ में बीमारी को प्रिवेंशन करनी है और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगानी है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लग रही हैं, लोग बहुत आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। ये एक अच्छी चीज है। सरकार को भी वैक्सीन की मुहिम तेज करनी चाहिए। ऑलरेडी ये मुहिम काफी तेज है। अब तक हमने 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया, लेकिन हमारा देश बहुत विशाल है, 135 करोड़ का है। तो दूसरी कंपनीज के साथ भी हमारे को हाथ मिलाना चाहिए, जहां से हो सके वैक्सीन प्रोक्योर करके फटाफट लगानी चाहिए। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा चिंता का विषय है। वी शुड ऑल बी केयरफुल। जी डॉक्टर रवि मलिक रेडिक्स अस्पताल के आप सीएमडी हैं, आपने जानकारी दी और भी बहुत सारी जानकारियां आपसे हम लेते रहेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, जी हाँ डॉक्टर गुप्ता, इस समय जो हालात हैं आपको लगता है कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इसमें लोगों को ही खुद नियंत्रित करने की जरूरत है? 2 गज की दूरी जैसा डॉक्टर मलिक ने कहा, लोग भूल गए, मास्क लगाना भूल गए, क्योंकि मास्क ही एक वैक्सीन थी। टीका आने के पहले मास्क ही को वैक्सीन समझा गया, लेकिन जैसे ही टीका आया लोग बेफिक्र होते चले गए। डॉक्टर गुप्ता ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लोगों की ही द्वारा मतलब मानव जनित या मानस जनित ही लॉकडाउन होगा, या जो नया जो आउटब्रेक हुआ है, जो पीक आई है, सर्च दोबारा बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, ये हम लोगों की गलती की वजह से ही बढ़ रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि केसेस कंट्रोल हो गए थे अक्टूबर में, काफी हद तक कंट्रोल हो गए थे, लेकिन छठ पूजा और दिवाली और दशहरा पे हम लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं रखे, सारी चीजें भूल गए थे, तो उस समय एक पीक आई थी। सडनली अभी 3-4 महीने में पीछे क्या हुआ है, केसेस कम हो गए, कंट्रोल हो गए, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, थोड़ी इम्यूनिटी की तरफ हम लोग जा रहे थे। तभी क्या हुआ, वैक्सीन आ गया। वैक्सीन कुछ लोगों को लगा, कुछ को नहीं लगा, किसी को सिंगल डोज लगी, फिर भी जैसे वैक्सीन नहीं, किसी की खुशबू फैल गई हो और खुशबू से लोग खुश हो गए हो, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गलतफहमी हो गई है कि कोरोना चला गया है। लोगों को कुछ था कि लोग कोरोना के पेंडेमिक से फटीग में हो गए, मतलब थक गए थे, तो उससे बाहर आ रहे थे। तो उसकी वजह से जो भीड़ भाड़ लोगों में जाना दोबारा शुरू कर दिया है, दोबारा मास्क हटाना बंद, मतलब पहनना बंद कर दिया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बंद कर दी है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हम दोबारा ये नंबर बढ़ते देख रहे हैं। इसकी वजह से एक और बात बताऊंगा मैं कि बहुत लंबे समय तक हम मास्क नहीं लगा सकते, बहुत लंबे समय तक फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर सकते कि लोग फटीग में आएंगे और लोगों के अंदर रोष आएगा, लोगों के अंदर रोक नहीं सकते। कुछ मानसिक प्रक्रियाएं भी होती हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हमें इसकी रूट कॉज पे फोकस करना चाहिए। रूट कॉज यही है, प्रिवेंशन है, या प्रिवेंशन का बेस्ट जो पैरामीटर है वो वैक्सीनेशन है। और वैक्सीन आ गया, हमारे पास प्रचुर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, जो वैक्सीन की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर या उत्पादक हैं। तो हमें चाहिए, हम लोग अभी तक सिर्फ 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा पाए, लगभग 2% भी नहीं हुआ है। तो 2% लोगों को लगाया, जनता है हमारी 135 करोड़, कम से कम 60 से 70% लोगों को लगना चाहिए, तब ये हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो इसलिए वैक्सीन प्रक्रिया को सरकार ने तेज स्टार्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग बधाई देते हैं। बट अब ये समय है, इस प्रक्रिया को सुपर फास्ट गति से चलाना चाहिए, 24/7। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि सरकार को, हमारे इंडिया में इतने बड़े अस्पताल हैं जो सीजीएचएस पैनल पे हैं, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं जिनमें 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टर गुप्ता, उन सब रफ्तार बढ़ानी होगी, लेकिन कोरोना संक्रमण की भी रफ्तार यहाँ पर लोगों को डरा रही है, ये अलार्म है। हमारे साथ सरकार के 2 नुमाइंदे, जी हाँ, जिनकी सरकार है और जिस राज्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है वो है महाराष्ट्र, बृजमोहन श्रीवास्तव और किशोर तिवारी जी। बृजमोहन जी मैं आपके पास आऊंगा, किशोर जी मैं आपके पास आता हूं। विदर्भ में एक के बाद एक, विदर्भ की राजधानी नागपुर जो कि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी है, संपूर्ण लॉकडाउन। कई जिलों में बुल्डाना, अकोला, अमरावती ने लॉकडाउन देखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, जलगांव, परभणी, नांदेड़, कल्याण। आखिर महाराष्ट्र को ये क्या हो गया है? क्या सरकार समझ नहीं पा रही? सरकार तो दावे कर रही थी कि कोरोना को रोकने में सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई और हम इसमें बहुत सक्षम हैं। तो आखिर ये फिर से कैसे बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मामले? मुझे बोलना है मनीष की? जी किशोर जी आपको बोलना है, मेरा सवाल आपके लिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कोरोना की मीटिंग ली यवतमाल जिले में, और हमने क्या किया है कि बड़े मात्रा में टेस्टिंग महाराष्ट्र में चालू करे है। और
वैक्सीनेशन भी बड़े प्रमाण में हो रहा है। लेकिन मनीष जी, एक खुली चर्चा होनी चाहिए कि क्या लॉकडाउन यह पर्याय है? अगर लॉकडाउन ही पर्याय, सरकार ने कम से कम जिनका रोजगार जाता है और जिनका इकोनॉमिक लॉस होता है उनका मुआवजा भी दे देना चाहिए। फिर आप 2 महीने का रखो या 3 महीने का रखो। एक्चुअली अभी तो मनीष जी कोरोना से डर नहीं लगता, लॉकडाउन से लगता है। तो लॉकडाउन के बारे में व्यापारी और मजदूर वर्ग की रिएक्शन बहुत वो है। लेकिन अभी हमने ये जो हमारा कैंपेन है कि मैं और मेरी जवाबदारी या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं और मेरी जवाबदारी से मैं जीऊंगा, ये हमारा कैंपेन है। और इसमें सब राजनेता सरकार के साथ चलेंगे और हमें सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। नहीं तो अब मुझे बोलो रात का लॉकडाउन क्या करोगे आप? रात को तो लोग घर को सोते हैं। ये क्या चल रहा है? ये पहली महामारी है किशोर जी, सरकार तो आपकी है। किशोर जी, सरकार आपकी है। आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, मुख्यमंत्री उसके हैं, तो ये तो आपकी सरकार को पता होना चाहिए। और आपने कहा कि कोरोना से डर नहीं लगता, लॉकडाउन से लगता है। लेकिन जान है तो जहान है, जान रहेगी तो जहां चलेगा। देखो मनीष जी, क्या है, लॉकडाउन के अंदर पूरी महाराष्ट्र 2 लाख करोड़ से अंदर हो गया। अभी हमारा आर्थिक संकट बहुत बढ़ रहा है। अगर लॉकडाउन यह पर्याय है तो मुझे लगता है कि कोरोना के साथ जीने की भी आदत लगनी चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ, पहला राउंड आया, अभी दूसरा वेव आ गई, अब कल तीसरी भी वेव आएंगी। तो क्या ये राजनेता भी बोलेंगे? कल तो हमारे नागपुर में एक राजनेता ने 8 दिन का डिक्लेयर कर दिया। अरे कहीं तो कर्फ्यू भी डिक्लेयर कर। जो लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, भुखमरी से ज्यादा मर रहे हैं, तो लॉकडाउन पर एक बार समीक्षा जी होनी चाहिए। लॉकडाउन ये पर्याय नहीं है, ये बात मैं बोल। किशोर जी, आपके सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता, जी हाँ, बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसीबी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शायना जी, आपका स्वागत है। शायना जी, कोरोना को लेकर सियासत ना हो, लेकिन बात हो रही है कि कोरोना के मामले महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं आंशिक लॉकडाउन, कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं पर संपूर्ण लॉकडाउन और बहुत सख्ती से पालन होगा। ये सारी बातें हो रही है। लेकिन सियासत की अगर बात करें तो राजस्थान के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि देश में हमारे कोरोना के लेकर इतनी समस्या है, जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है और सरकार विदेश में जाकर लोगों को वैक्सीन दे रही है, तो वो देश में ही लोगों को दे दे तो आखिर इससे निपटने में आसानी होगी। विदेश में रिश्ते बढ़ाने से बेहतर है कि पहले अपने घर को ठीक कर लें। मनीष जी, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ और आप मुझे एक मौका दे तो मैं बहुत ही स्वागत करूंगी। सबसे पहले महाराष्ट्र में हाल ही में 23.9% जो टोटल कोविड केसेस है पूरे देश के, सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में आते हैं। 44.3% ऐसे केसेस हैं जहां टोटल डेथ महाराष्ट्र से आता है। मॉर्टेलिटी रेट जो महाराष्ट्र में है वो 6.5 और 7% के बीच में है, जो ग्लोबल एवरेज से ऊंचा है, जो 3.4% है। तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, हमें एकजुट लड़ना है। आपने कहा वैक्सीन की बात की, एक तरफ ऐसा नहीं है कि भारत ये वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये वैक्सीन एक गुडविल रिलेशन, लेकिन बहुत सारे देश हैं जो वैक्सीन के लिए पैसा भी दे रहे हैं। अब अफसोस की बात यह है, जब राजनीतिक इच्छा शक्ति कम होती है तब आप बहाना पे बहाना बनाते हैं। लॉकडाउन एकमात्र पर्याय नहीं। क्या मैं मेरी बात खत्म कर सकती हूँ मनीष जी? आप अपनी बात पूरी करें शायना जी। राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। शशि थरूर जो ये सरकार के सदस्य हैं, उन्होंने ट्विटर पे कहा कि द पुअर कंडीशंस एंड आइसोलेशन वार्ड्स प्रीटी मच सम अप द बैड वर्क इन महाराष्ट्र। ये हम नहीं कह रहे हैं,
पार्टी के अंदर से जो आप पूरे देश की बात करें, विश्व में मोदी जी और भारत की सराहना हुई है, प्रशंसा की है, लेकिन इस प्रदेश में जो टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, जवाबदार है, क्या बात कर रहे हैं? आपने वैक्सीनेशन के लिए कहा दवाइयां मैं कितने चीज का उदाहरण दूं? भ्रष्टाचार, जहां पीपीई किट्स में जो आपने घोटाला किया है, गाइडलाइंस और सेफ्टी मेजर्स को आपने बरकरार नहीं रखा, ट्रेन्स को आपने खोला है, हाँ खोलिए, हम सब चाहते हैं कि व्यवसाय हो, लेकिन जो अपेक्षा है एक सरकार से, जहां आपके पास इतने महीने थे जिस लॉकडाउन में आप इतने सारे काम कर सकते थे, आपने कोविड वार्ड्स बनाया, इतना पब्लिक स्पेंडिंग किया, और वो वार्ड्स में कोई पेशेंट नहीं। शायना जी हमारे साथ सरकार का एक और मोर्टेलिटी रेट इतना बड़ा है। मनीष जी, ये गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल है, मुद्दा भी संवेदनशील है क्योंकि जान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कोरोना को लेकर लगातार जो मौतें हो रही है, संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और यही चिंता का विषय है। न केवल महाराष्ट्र बल्कि पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये भी वो राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। बृजमोहन जी, शायना जी का कहना है कि सरकार ने जो काम करना था वो काम करी नहीं, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। शायना जी की बात सुनकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जितनी जानकारी उनको है, यदि ये सारी जानकारी उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी दे दी होती महाराष्ट्र में, तो शायद ये कोरोना की स्थिति नहीं होती। हम लोग उस समय लगातार कह रहे थे कि देखिए, धार्मिक स्थलों को खोलने पे आप दबाव मत डालिए, आप जो पार्टियां होती हैं, गैदरिंग, सोशल गैदरिंग होते हैं, उनको खोलने की बात मत करिए। लेकिन इन सारे नेता सड़कों पे उतर के इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा लगता था कि बगैर सोशल गैदरिंग के और बगैर धार्मिक स्थल खोले ये लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। आज जब ये सारी बातें कह रही हैं, तो उस समय इनको सोचना चाहिए था कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। आप देखिए कि जब फडणवीस साहब की सरकार थी, उस समय ये मुद्दा सामने आया था कि हमको ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाना चाहिए। वो जो रिपोर्ट थी, वो जो एक स्टडी हुई थी, उसको एक अलमारी में बंद करके रख दिया गया था, जिसके कारण एकदम से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भी कमी हुई थी, जिसका रोना भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार चैनलों पे करते रहते हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस पूरे कार्यकाल में 400 मेट्रिक टन ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने की तैयारी रखी, और आज हमारा जो प्रोडक्शन है वो 800 मेट्रिक टन से जाकर 1200 मेट्रिक टन हुआ है। ये शायना जी को समझना चाहिए। दूसरा, आज हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी राजनीति से अलग हटकर ये सोचने की है कि एक सामान्य व्यक्ति जो ये सोचता है कि कोविड की वैक्सीन आ गई है, तो अब वो थोड़ा फ्री हो गया है। इस बात को हमें समझाना होगा, पॉलिटिकल लोगों को समझाना होगा, क्योंकि हम लोगों की बात ज्यादा लोगों से होती है। हमें ये बताना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, चेहरे पे मास्क लगाना क्यों जरूरी है, सैनिटाइजेशन क्यों जरूरी है, किस प्रकार से हम सोशल गैदरिंग इस प्रकार से लोगों को इकट्ठा करें। शायना जी से मेरा सवाल है, शायना जी, मुझे याद आता है मुंबई में हमने देखा था सिद्धिविनायक मंदिर, नासिक के मंदिरों को खोलने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किए, सड़कों पे प्रदर्शन किया था। बृजमोहन जी, शायना जी से मैं सवाल ले रहा हूं। शायना जी, इसको साथ साथ अगर आप देखें तो अनेक राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां की रैलियों को लेकर तो ये कहीं दिखाई नहीं देता कि राजनेता ये कोशिश कर रहे हैं या सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने कार्यकर्ता हैं उन पर मास्क लगाओ, दूरी की जो 2 गज दूरी की बात होती है वो बराबर मेंटेन की जाए, ये तो कहीं दिखाई नहीं देता। मनीष जी, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। आप धरावी का केस स्टडी लीजिए या गोविंदी, 10 लाख टेस्टिंग की आवश्यकता है। 10 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है। जब ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट होता है, आज आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वो वैक्सीन्स भी जो मिले हैं, द कोऑर्डिनेशन पब्लिक हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच आप देखिए क्या विवाद चल रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की मैं बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि घफला पे घफला, पीपीई किट्स को लेके घफला, जो वार्ड्स आपने बनाया है, पब्लिक स्पेंडिंग हुआ है, एनएससीआई डोम हो, रेस कोर्स हो या फिर बीकेसी में, आप मुझे बताइए कहाँ है वो पेशेंट्स जो वहां है?
आपको जो एक सेंसिटाइज्ड नेतृत्व, जो मास्क पहनना, आज आप दिल्ली में घूमिए, मनीष जी आप वहां रहते हैं, आप मुझे बोलिए मास्क नहीं पहना है तो आपको फाइन देना पड़ता है या नहीं? जी हाँ, 2000 रुपए देने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चाइना जी मुंबई में घूम के आप बता दीजिए बगैर मास्क के, तो क्यों ऐसा नहीं है महाराष्ट्र में? बताइए बगैर मास्क के। शायना जी, ब्रिजमोहन जी, किशोर तिवारी, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आप सबके पास आऊंगा। अब वक्त है सुर्खियों का। जी हाँ, सुर्खियों के बाद हम आएंगे और चर्चा करेंगे कि अगर आपके राज्य में कोरोना संक्रमण नहीं है तो निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं। और आखिर निश्चिंत क्यों नहीं रहना है, क्योंकि कोरोना आपके दरवाजे भी दस्तक दे सकता है, ये बताएंगे। देश के आखिर कोरोना की इस लहर को लेकर आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं, बताएंगे देश के जाने माने डॉक्टर। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, किशोर तिवारी, डॉक्टर डीके गुप्ता, चाइना एनसी और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। डॉक्टर मलिक, जैसा कि मैं सुर्खियों के पहले मैंने कहा कि दूसरे राज्यों में अगर कोरोना नहीं आया है तो निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं, ये कभी भी आपके दरवाजे पहुंच सकता है। तो मैं ये चाहूंगा डॉक्टर मलिक कि आप बताएं कि आखिर एक आम आदमी को टीका लगवाने के बाद भी, क्योंकि मुझे जानकारी है आप एक कोविड अस्पताल भी चलाते हैं, आखिर टीके के बाद भी क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों का डर और भ्रम दूर करना चाहूंगा कि टीका सेफ है, स्टडीज में भी सेफ पाया गया है और ऑन ग्राउंड भी सेफ है, क्योंकि अब हम भारत में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दे चुके हैं और किसी में भी कोई मेजर सीवियर साइड इफेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हल्का फुल्का फीवर आ सकता है आपको, हल्की फुल्की स्वेलिंग हो सकती है जहां पर कि इंजेक्शन लगा, थोड़ी हेडेक हो सकती है, बॉडी वीकनेस हो सकती है और कोई। तो सबसे पहले तो भ्रमित बिल्कुल ना हो, टीका लगना बहुत आवश्यक है और टीके लगने के बाद भी आपकी जो प्रोटेक्शन है वो 70% है, उसके बाद भी आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। मोस्टली लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें टीका लग गया, डेफिनेटली टीका लग गया, आपका बचाव हो गया, 70% आपको बीमारी नहीं होगी। अगर 30% होती भी है तो उसका ग्रेड कम होगा, तो टीका लगना तो बहुत बहुत आवश्यक है। तो पहली चीज तो यह है कि टीकाकरण लगवाना बड़ा जरूरी है और सब लोग लगाएं। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रिकॉशंस का मोमेंटम कम नहीं करें। मास्क अभी कहीं नहीं जाने वाला, 1.5-2 साल अभी मास्क हमें लगाना पड़ेगा। अभी हमने देश में 135 करोड़ में 2 करोड़ को वैक्सीनेशन दी है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है और हमारे को मास्क तब तक लगाना पड़ेगा जब तक ये बीमारी जड़ से नहीं चली जाती। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये घूम घूम के बीमारी आती है, ये आपके शहर में दोबारा आएगी और कैसे फैलेगी ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एहतियात पूरी रखें अपने पास। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस बीमारी से बचना भी बड़ा जरूरी है। बिगेस्ट कॉज ऑफ बैंकरप्सी, हमारे देश में बैंकरप्सी का सबसे बड़ा एक कारण जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज जो है वो है बीमारी। बीमारी आती है, मरीज आईसीयू में एडमिट होता है और उसके खेत खलियान और लैंड्स बिक जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम नहीं चाहते कि ये बीमारी अब आए, हमारे दोस्तों की, परिजनों की मौत करे और हमारे ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं ये भी बताना चाहूंगा अभी हमारे बच्चे भी प्रोटेक्टेड नहीं है। और तो ये बीमारी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ चलती है, लेकिन अभी हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है। बच्चों के लिए वैक्सीन आनी है, उनके ट्रायल्स होने हैं, उसके बाद वैक्सीन आएगी, हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड होंगे। तब तक हमें प्रिकॉशन लेनी बहुत आवश्यक है और प्रिकॉशन सबको लेनी पड़ेगी। मैं तो इस हद तक भी जाना चाहूंगा कि जो व्यक्ति प्रिकॉशन नहीं ले रहा है उसके साथ सख्ती होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो व्यक्ति प्रिकॉशन नहीं लेता है वो हमारे को और मनीष जी आप जैसे व्यक्ति को भी रिस्क में डाल रहा है, वो अपने घर वालों को रिस्क में डाल रहा है, अपने परिजनों को रिस्क में डाल रहा है। तो इस बीमारी के अंदर कोताही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन खूब लगाइए और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को जो है, और सरकार को भी चाहिए प्राइवेट प्लेयर्स को, जबकि सरकार काफी प्राइवेट प्लेयर्स को ले भी आई है वैक्सीन। डॉक्टर रवि मलिक, तेज होनी चाहिए। जी डॉक्टर मलिक, आपने कहते कहते एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, एक बचेगा तो सब बचेंगे और सब बचेंगे तो वो एक भी बचेगा। जी हाँ डॉक्टर डीके गुप्ता, दिल्ली में चौथी लहर, हम ये चाहेंगे कि ये जो लहर वाली बात होती है, जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें बताएं कि ये लहर क्या होती है। ये चौथी लहर दिल्ली में आने की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल, आपका सवाल मनीष जी बहुत अच्छा है। जब भी हमारी कम्युनिटी में या समुदाय में जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ या उनको वैक्सीन नहीं लगा,
तो मतलब उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, वो ऐसे लोग कुछ ना कुछ परसेंटेज रहते ही हैं। अभी भी दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में हमने जो जितने टेस्ट कराए थे, एंटीबॉडीज टेस्ट कराए थे, और उसमें जो सीरो कन्वर्जन देखा गया था वो अराउंड 50% था। मतलब 50% पॉपुलेशन जो थी दिल्ली की वो अभी भी अनइम्यूनाइज थी, मतलब अनप्रोटेक्टेड थी, ना तो उसको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था और ना ही वैक्सीन लगा था। तो इट मींस जब भी इन लोगों के बीच में कोई नया संक्रमित व्यक्ति आएगा तो वो वहां पे छोटा या बड़ा आउटब्रेक हो सकता है और वो लहर में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए हम सबको चाहिए, जैसा डॉक्टर मलिक कह रहे हैं, बार बार जब तक कि 60-70% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाता तब तक हम लोग इम्यून या प्रोटेक्टेड नहीं है, और ऐसी लहर बार बार आ सकती है, और ऐसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में पहले भी देखा गया। और मैं फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस समय हमें एकजुटता दिखानी चाहिए। जैसे अगर सांसद भत्ता बढ़ना होता है, एकजुटता दिखानी चाहिए, लेकिन मेरे साथ इस पैनल पर बैठे सियासी मेहमान जो हैं, प्रवक्ता हैं, वो एकजुट दिखाई नहीं दे रहे। महाराष्ट्र से तीनों हैं। जी हाँ, बृजमोहन श्रीवास्तव जी महाराष्ट्र सरकार में उनकी सरकार है, किशोर तिवारी शिवसेना के नेता, उनका चेहरा है महाराष्ट्र सरकार का, और शायना एनसी जो कि बीजेपी की नेता हैं, विपक्ष की नेता हैं और प्रवक्ता हैं। शायना जी, आखिर अब वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र को अगर वाकई एक ताकतवर महाराष्ट्र रखना है तो ऐसे में एकजुट होना जरूरी है। जहां तक बात की जा रही है, तूने ये किया, तूने ये नहीं किया, सरकार ऐसा करती तो बेहतर होता, ऐसा नहीं कर रही, ठीक है, सरकार को सुझाव देने चाहिए, लेकिन एक साथ आके काम करें तभी कोरोना को हरा पाएंगे। शायना एनसी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी, और हम आपके साथ हैं और महाराष्ट्र सरकार के साथ हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करना है क्योंकि ये एक इनविजिबल टेररिस्ट है, लेकिन जरूर विपक्ष होने के नाते हम पूछ सकते हैं ना, जो पब्लिक स्पेंडिंग हुआ है, इतने सारे सेंटर्स बने मनी के साथ और वहां इस्तेमाल नहीं किया गया। आज आप देखेंगे सामना का एडिटोरियल में क्या लिखा है कि लोगों ने अपने आप को संभाला नहीं और फिर लॉकडाउन हो जाएगा। क्या आप सबके व्यवसाय को खत्म करते हुए ये नहीं सोचे, जब आप नाइट क्लब्स, पब्स, रेस्टोरेंट्स, डिस्कोज खोल रहे थे, वो एक प्रायोरिटी इशू था क्या? तो मैं मानती हूं कि जो आज एक दिन में इतने सारे केसेस, 50,000 से ज्यादा मौत हुए हैं, 52,000 टू बी प्रिसाइज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप देखेंगे तो 80% केसेस सिर्फ थोड़े राज्य में हम शायना जी, मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है। शायना जी, बहस का आखिरी पड़ाव है, किशोर तिवारी और बृजमोहन जी को लाना है। किशोर तिवारी जी, सियासत खत्म करिए अब आप। अगर आपको कोई सुझाव चाहिए या आपको लगता है कि विपक्ष को भी साथ लेना है, तो क्या आपने पूर्व मुख्यमंत्री जो जिस पार्टी से शायना जी आती हैं, देवेंद्र फडणवीस को बुलाकर कोरोना से कैसा लड़ा जाए, कोई एक संयुक्त बैठक ली है क्या? देखिए, स्थानीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, कोरोना क्राइसिस में विपक्ष को भी साथ में लिया है, और महाराष्ट्र की मिसाल पूरे भारत में नहीं दुनिया को दी जा रही है कि इसने कोरोना क्राइसिस को मैनेज किया है। अभी 50,000 जो केसेस आए हैं तो हमने हर जगह में 14 टेस्टिंग कर दिया है। अभी हम 1.5 लाख पेशेंट की कैपेसिटी लेके चल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ की राजनीति के लिए चाहिए, लेकिन सामंजस्य और सहकार्य हम लोगों को समझाए कि जी किशोर जी, आखिरी सवाल बृजमोहन श्रीवास्तव जी से। आखिरी सवाल बृजमोहन श्रीवास्तव जी से। देश की आर्थिक राजधानी बृजमोहन जी, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि मुंबई में अगर हालात नहीं सुधरे तो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मुंबई में भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। हम ये चाहेंगे कि इस वक्त देश का सवाल देख रहे दर्शक ये जाने कि क्या मुंबई में भी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना है। देखिए, इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब बोल चुके हैं कि जब भी अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हम कम से कम 15 रोज पहले इस बात को सुनिश्चित करेंगे जिससे कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ न मचे और किसी प्रकार की कोई अराजकता ना फैले। पर पूरी कोशिश प्रशासन की, बीएमसी की और सारे राजनीतिक दलों की यह है इस समय कि हम ऐसी स्थिति को निर्मित होने से किसी ढंग से रोकें, लोगों को समझाएं और उन्हें बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन कितना जरूरी है। और इस पे हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते।
हमने सारी राजनीतिक दलों जी के लोगों को आमंत्रित ब्रिजमोहन भी किया है श्रीवास्तव जी, और उनसे हम लोग लगातार ब्रिजमोहन सलाह ले रहे हैं श्रीवास्तव इस जी, बात पे। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, किशोर तिवारी जी, शायना एनसी, डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर डीके गुप्ता। जी हाँ, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आपने अपनी जानकारियां दी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जी हाँ, जो देश का सवाल दर्शक देख रहे हैं उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं, और ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज भी अपील करता है कि टीका आने से पहले कहा जाता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब टीका आ गया, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।